बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलूम प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। अब ये जो प्रोटोजोआ है ये पढ़े हम लोग, उसके पहले हमने प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट है उनके बारे में पढ़ लिया है, और हमने पढ़ लिया है अबाउट डिकम्पोजर टाइप ऑफ प्रोटिस्ट यानी स्लाइम मोल्ड्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब ये जो ग्रुप है प्रोटोजोआ, मैं अगर एज टीचर मुझे अगर कोई पूछे कि इसका क्या रेटिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो आई विल बी सेइंग कि इसका इंपॉर्टेंस बिल्कुल इस पूरे प्रोटिस्टा में कहूंगा सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट वाला ये टॉपिक है प्रोटोजोआ। बट स्टिल कुछ कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, और मैंने लास्ट सेक्शन में भी आपको बताया था, अभी फिर से बता रहा हूं कि जो एनसीईआरटी देखेंगे आप तो वहां पे जो प्रोटोजोआ है उसे 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया हुआ है, और सब में एक एक दो लाइन, दो सेंटेंस लिखा हुआ है, और आपको वहीं तक अपने आप को कन्फाइन कर देना है। उतना ही मैं भी बता रहा हूं, यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। तो आप भी जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं याद करेंगे तो एनसीईआरटी को ही आप प्रोटोजोआ के लिए ही बिल्कुल होल एंड सोल मान लीजिएगा, वही आपको पढ़ना है, सिर्फ वही आपको पढ़ना है। राइट, अब जरा आगे बात करते हैं कि क्या है आखिर प्रोटोजोआ में। तो नाम को अगर तोड़े हम लोग, प्रोटोजोआ, प्रोटो यानी फर्स्ट, जोआ यानी एनिमल, यानी आप कह सकते हैं ये फर्स्ट एनिमल्स हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एडवांस एनिमल्स हैं उनके ये एंसेस्टर हैं, इन्हीं से डेवलप हुए हैं एनिमल्स। अब ये जो प्रोटोजोआ है इसे 4 अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। एक है फ्लैजिलेट, जहां लोकोमोटरी ऑर्गन विल बी फ्लैजिला। एक होगा सार्कोडिन, जहां लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, एंड यहां मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको सूडोपोडिया से यानी फॉल्स फिट के थ्रू। एक स्पोरोजोन है जिसके लाइफ साइकिल में इन्फेक्टिव स्पोर बनता है, और एक सीलिएट है जहां लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, सीलिया हुआ करता है। मैंने वही कहा कि फ्लैजिलेट्स में मूवमेंट कैसे है, फ्लैजिला से है, सार्कोडिन्स में सूडोपोडिया से यानी फॉल्स फिट से है, स्पोरोजोवन से ये पैसिव मूवमेंट करते हैं, यहां पे कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, सीलिएट्स जो है ये सीलिया के थ्रू मूवमेंट करते हैं। अब ये देखना है आपको कि ये यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर हैं, तो ये अलग से बात करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा, एंड किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी यहां तो कोई मल्टीसेलुलर होना ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे कैसे हैं, यूनिसेलुलर ही हैं। देन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें आप तो सब के सब कैसे हैं, दे ऑल आर हेट्रोट्रॉफ। स्पोरोजोन्स की बात करें तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, ये मोस्टली पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, मोस्टली पैरासाइट नेचर के होते हैं। अब इन चारों ग्रुप्स का कुछ यूनिक फीचर है जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। फ्लैजिलेट का है कि ये सिम्बायंट की तरह रह सकते हैं इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, जैसे इसका एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा, या फिर और एग्जांपल लेंगे आप तो लिशमैनिया विच कॉजेज काला अजहर डिजीज। इसी का एग्जांपल है आपके पास ट्राइकोनिम्फा। तो ये अलग अलग फ्लैजिलेट्स हैं जो आप एग्जांपल याद रखें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। देन सर्कोडिन्स में सूडोपोडिया मिलता है, और सूडोपोडिया से ही मूवमेंट करते हैं ये, और उसी से ये फूड को एनगल्फ भी करते हैं। एग्जांपल है आपके पास अमीबा, या फिर और एग्जांपल लेना चाहें तो दूसरा है एंट अमीबा, और दूसरा मैंने बोला है एंट अमीबा व्हिच कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री, है ना। देन जो स्पोरोजोन्स हैं इनमें यूनिक फीचर क्या है, तो दे यूज्ड टू कंटेन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स
at one end to help invade their victim। चूंकि ये पैरासाइट होते हैं तो इनके पास अलग से स्ट्रक्चर है फॉर दैट पैरासिटिज्म। वैसे ही अगर सिलिएट्स की बात करते हैं तो यहां सीलिया है और सीलिया से ही ये फूड को प्रोपेल करते हैं और इनके पास सेपरेट ओपनिंग है जिसे आप कह रहे हैं गलट, यानी इसे ओपनिंग कह रहे हैं जो माउथ की तरह है। तो फूड का इंटेक करने के लिए यहां एक अलग से ओपनिंग है जिसे आप कह रहे हैं गलट, जो कि इन सब में एब्सेंट है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल है पैरामीशियम और यहाँ एग्जाम्पल तो आप जानते ही हैं प्लाज्मोडियम, जिसका लाइफ साइकिल आप जूलॉजी में जब पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तो शायद आएगा, राइट। तो ये है इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटोजोआ। मैं फिर से बोलता हूं आपको कि आप सिर्फ अपने आप को कन्फाइन कर देना इस स्लाइड तक और एनसीईआरटी तक, उससे ऊपर आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे बात करना है अपने को किंगडम फंजाई के बारे में, यानी आउट ऑफ 5 किंगडम जो हम लोग 4 किंगडम पढ़ने वाले थे उसमें से 2 किंगडम हम लोगों ने निपटा दिया है और जो लास्ट किंगडम है इस चैप्टर का वो है किंगडम फंजाई। क्योंकि मैंने बोला था 5 में 4 हम लोगों को पढ़ना है बॉटनी में और किंगडम प्लांटी का एक अलग से चैप्टर ही है, तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना होता है मोनरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में। अब हम लोग आ गए हैं फंजाई पढ़ने। हालांकि इस चैप्टर में पढ़ने का ये लास्ट नहीं है, फंजाई के बाद भी आप पढ़ेंगे अबाउट लाइकेन्स, आप बात करेंगे अबाउट माइकोराइजा, आप बात करेंगे अबाउट वायरस एंड सब वायरल पार्टिकल्स। तो अभी भी पढ़ना बहुत कुछ बाकी है, हाँ, लेकिन ये लास्ट किंगडम जरूर है। अब ये जो किंगडम फंजाई है इस किंगडम में कौन आते हैं, तो इसमें आते हैं यूनी या फिर मल्टी सेलुलर टाइप के एक्लोरोफिलस हेट्रोट्रॉफिक नेचर वाले स्पोर बियरिंग यूकैरियोट्स। इस तरीके से आप परिचय दे सकते हैं इस किंगडम फंजाई का कि ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें जो मेंबर्स हैं वो हो सकते हैं यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो। हालांकि ध्यान रखिएगा मोस्टली कैसे हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर ही हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर भी देखने को मिलेगा। जैसे कौन है ये यूनिसेलुलर, तो मैं 2 एग्जांपल आपको अभी बता देता हूं। एक तो आप जानते थे पहले से ही, ये एक है यीस्ट और दूसरा है सिंकाइट्रियम। तो ये आप 2 याद रख सकते हैं, यूनिसेलुलर फंगस हैं ये। अदरवाइज मोस्टली कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। दे आर एक्लोरोफिलस, यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं मिलता है। ये हमेशा होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफिक में देखेंगे आप कुछ पैरासाइट भी हो सकता है और सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, दोनों तरह के मेंबर्स मिलेंगे आपको। और ये स्पोर बियरिंग होते हैं। जब मैं कहता हूं हेट्रोट्रॉफिक है, यानी मैंने कहा पैरासिटिक या फिर सेप्रोफिटिक है, जब मैं कहता हूं सेप्रोफिटिक तो मतलब मेनली क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये मेनली डिकम्पोजर हैं। कैसे बेटा, डिकम्पोजर हैं, यानी ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करते हैं, चाहे डेड एनिमल हो, डेड प्लांट हो, उस पे ये फीड करते हैं और सरवाइव करते हैं। तो आपने कहा डिकम्पोजर नेचर के होते हैं ये। तो इस तरीके से आप परिचय दे सकते हैं इस किंगडम फंजाई का। अब ये जो फंजाई है इसमें आप ऐसे याद रखिए कि स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा, माइकोलॉजी कहते हैं। अब हालांकि अभी आपको लगता हो हाँ तो बड़ा आसान है, याद कर लेंगे आप, लेकिन कई बार कंफ्यूजन होगा। और कैसे होगा कंफ्यूजन, तो जब आप एल्गी पढ़ लोगे तो एल्गी पढ़ते टाइम आपको बताया जाएगा कि स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी, PHYCO फाइकोलॉजी। तब कंफ्यूजन होगा कि आप जान जाएंगे कि हाँ एक माइकोलॉजी भी होता है, एक फाइकोलॉजी भी होता है, तो मिक्सअप होगा कि फंजाई का रिलेशन फाइको से तो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा नहीं है, फंजाई का रिलेशन माइकोलॉजी से है, फाइकोलॉजी का रिलेशन एल्गी से है। तो अभी सही ध्यान रखना है आपको। अब ये जो फंजाई हैं
ये जो फंजाई हैं इनके बारे में और कुछ कुछ बात करें अगर हम लोग, तो ये बात कर सकते हैं कि जो मोस्ट इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है ग्रोथ के लिए वो कैसा है, तो फंगस लव्स टू ग्रो इन स्लाइटली वार्म कंडीशन। अगर फंगस को मिलता है स्लाइटली वार्म कंडीशन, जब मैं कहता हूं स्लाइटली वार्म कंडीशन मतलब क्या, मैं कहना चाह रहा हूं 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के रेंज में अगर मिलता है टेम्परेचर, तो दिस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस फंजाई। अगर इन्हें मिलता है स्लाइटली एसिडिक कंडीशन, तो ये और खुश हो जाएंगे। स्लाइटली एसिडिक कंडीशन मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, पीएच अप्रोक्सीमेटली 6 के आसपास, तो स्लाइटली एसिडिक हो गया ये। और अगर ह्यूमिड कंडीशन है तब तो सोने पे सुहागा है। ये अगर ऐसा कंडीशन मिल जाए तो ये भर भर के ग्रो करेंगे। आपने ऑब्जर्व करा भी होगा, कई बार बरसात जब शुरू हो रहा होता है ना, स्टार्टिंग में ही, यानी जब थोड़ी गर्मी भी होती है और थोड़ा उमस भी होता है, ऐसे में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर बहुत अच्छा सर्कुलेशन नहीं है एयर का घर में, या फिर कहीं भी देखे होंगे आप, वहां अपने आप फंगल ग्रोथ हो जाता है। या फिर मान लीजिए पुराना घर है, दीवार पे ही पानी का सीपेज हो रहा है, तो आपने देखा होगा वहां पे फंगल ग्रोथ हो जाता है। या फिर कई बार तो आप हॉस्टल में रहते हैं, कोई पुराना कपड़ा है, आप ऐसे ही थोड़ा भीगा भीगा ही है, बारिश में भीग गए थे, कपड़े में टांग दिया, आप थोड़े लापरवाही कर दी, ऐसे ही टांग दिया हैंगर में, वैसे ही रह गया वो, हफ्ते भर 10 दिन तक आप उसको यूज ही नहीं किए, तो देखेंगे आप उसमें फंगल ग्रोथ हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कंडीशन देखते हैं, ऐसा कंडीशन मिलता है, तो फंगस को ग्रो करने के लिए सबसे सुटेबल कंडीशन है। स्वाति कह रही है सो इन रेनी सीजन फंगस ग्रोज मोस्टली, बिल्कुल। और यही कारण है कि आप अगर मशरूम खाने के शौकीन हैं तो आपको बारिश के समय में मशरूम बड़ा सस्ता मिलता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब ये जो फंजाई हैं ये होते हैं बहुत रफ एंड टफ टाइप के। रफ एंड टफ का मतलब क्या है, ये कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं, लेना पड़ेगा एक नया स्लाइड जो मैं कहना चाह रहा हूं बताने के लिए। तो ये जो फंगस हैं ये आपको डाइवर्स टाइप के हैबिटेट में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कहीं मान लीजिए हेयर वगैरह है, गिरा हुआ है, हेयर है, या फिर नेल है, ऐसी जगहों पे भी ये ग्रो कर जाते हैं और उन्हें कहते हैं आप केराटिनोफिलस, है ना, पढ़ते हैं ना आप केमिस्ट्री में, फाइल इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, वैसे केराटिनोफिलस केराटिन लविंग। तो ये हेयर नेल पे ग्रो कर जाते हैं। वैसे ही कुछ होते हैं शैतान जो कि गोबर पे भी ग्रो कर जाते हैं, इन्हें कहते हैं आप कॉपरोफिलस, यानी ये डंग लविंग फंजाई होते हैं, डंग पे भी ग्रो कर जाते हैं। वैसे ही ये हो सकते हैं कोटिकोलस, इसका मतलब क्या है, तो ये ट्री के बार्क पे भी ग्रो कर जाते हैं। और ये अपने आसपास अगर आप ऑब्जर्वेशन आप रखते हैं, थोड़ा आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा है, तो आपने देखा होगा कई बार पेड़ पे ही फंगस ग्रो कर रहा होता है, तो ये कॉर्टिकोलस कह देंगे। वैसे ही एपीजाइलिक होता है, एपीजाइलिक, जो कि बॉन्ट वुड पे ग्रो कर जाए, लकड़ी जली हुई है उस पे भी ग्रो कर जाएंगे ये। तो कहने का मतलब ये है कि ये फंगस अलग अलग सबस्ट्रेट पे ये ग्रो कर सकते हैं, अलग अलग सबस्ट्रेट पे ये ग्रो कर सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करें अगर फंगस के बारे में, तो लिखा है दिस किंगडम इंक्लूड्स ए क्लोरोफिलस यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक स्पोर प्रोड्यूसिंग थैलॉइड ऑर्गेनिज्म, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देन स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी, ये भी आप जान गए हैं, विद्वान हो गए हैं आप। देन ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी नियरली हर जगह देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इनके लिए जो सबसे सुटेबल कंडीशन है वो है वार्म कंडीशन। मैंने आपको टेम्परेचर रेंज भी बता दिया है,
ह्यूमिड कंडीशन और स्लाइटली एसिडिक पीएच, मैंने आपको पीएच रेंज भी बता दिया है। इनका बॉडी कैसा है, तो बॉडी इनका हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड डिप्लॉयड आप जान चुके होंगे, यानी जब आप कहते हैं ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड है मतलब वहां पे सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना। Whenever in any organism, in any system, two set of chromosomes are there, आप कहते हैं डिप्लॉयड। जैसे हम लोग है ना, वी ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ना, कैसे? क्योंकि आपके अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 का 2 कॉपी, 2 का 2 कॉपी, 3 का 2 कॉपी, सारे का 2-2 कॉपी है, यानी 2 सेट है क्रोमोसोम का अपने अंदर, तो हम लोग डिप्लॉयड हो गए। लेकिन फंगस कैसे होते हैं, ये हैप्लॉयड होते हैं और ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं एक्सेप्ट यीस्ट एंड सिंकाइट्रियम, जो आप जान चुके हैं पहले ही। देन इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो दे अपीयर थ्रेड लाइक एलोंगेटेड, है ना, और इसे कहते क्या है आप, इसे आप हाइफी कहते हैं। लेकिन ये अगर मैंने कहा है कि सपोज दिस इज हाइफी, तो ये जो हाइफी है, ये अकेला देखने को नहीं मिलता है, ये हाइफा है ना, सिंगुलर फॉर्म। ऐसे ढेर सारे हाइफा आपस में रहते हैं इंटरकनेक्टेड, एंड दिस एंटायर नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। इस नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या कहते हो आप, माइसीलियम कहते हो, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो हाइफी देख रहे थे आप, जो कि फिलामेंटस था, ये हाइफी हो सकता है एसेप्टेट हो या फिर सेप्टेट हो। मतलब क्या, तो अगर मैंने कहा कि ये कोई फंगल हाइफी है लाइक दिस, तो यहां मैंने बीच में बना दिया है पार्टीशन लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब ये पार्टीशन है यानी सेप्टा है और सबके अंदर एक एक मैंने बना दिया न्यूक्लियस। तो ये जो कंडीशन है इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे सेप्टेट कंडीशन है। कैसा बेटा, सेप्टेट कंडीशन है। और जब सेप्टेट होगा तो कैसा कंडीशन होगा, यूनी न्यूक्लिएट होगा। वहीं अगर मैं इन सारे सेप्टा को हटा दूं, जो रेड से मैंने पार्टीशन बनाया हुआ है, if you will remove these partitions, you will remove these septas, तो क्या होगा, this entire system will become multi-nucleated, जिसे क्या कहते हैं आप, जिसे कहते हैं आप सिनोसिटिक कंडीशन। एक बार फिर से जरा आइए वापस, लिखा है जो हाइफी है इट मे बी एसेप्टेट यानी सेप्टा नहीं होगा, एंड हेंस मल्टी न्यूक्लिएटेड जिसे कहते हैं आप सिनोसाइट, या फिर हो सकता है सेप्टेट हो और यहां सेल वॉल मिलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि सेल वॉल मिलता है, और सेल वॉल कैसा है, काइटिन का बना हुआ ये सेल वॉल है। और काइटिन को आप क्या कहते हैं, आप इसे कहते हैं फंगल सेल्यूलोज। काइटिन क्या है, तो बायोमॉलिक्यूल में तो आएगा ही, लेकिन चूंकि अभी आ गया है तो इतना जानकारी आपके पास होना चाहिए कि ये NAG का पॉलीसेकेराइड है, यानी रिपीट यूनिट ऑफ एनर्जी आर प्रेजेंट इन केस ऑफ दिस काइटिन। जो आप पढ़े थे ना बैक्टीरिया में NAG और NAM, उसमें से सिर्फ NAG ही है और कई सारे NAG आपस में जुड़े हुए हैं, तो बना उससे क्या, काइटिन बना। तो काइटिन का बना हुआ यहां पे सेल वॉल भी है। देन जो सेप्टा मैंने कहा कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये जो सेप्टा है अगर, तो ये सिंपल सेप्टा हो सकता है जैसे कि होता है एस्कोमाइसिटिस में, या फिर ये डोलीपोर सेप्टा हो सकता है जैसे कि होता है बेसिडियोमाइसिटिस में। जरा देखिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मान लीजिए मैंने कहा ये फिलामेंट रहा फंगस का। अब यहां अगर पार्टीशन, यहां जो एक लाइन का दिख रहा था पार्टीशन, मैं उसको थोड़ा फाइन कर रहा हूं। ये जो पार्टीशन देखेंगे आप, ये पार्टीशन मोर और लेस ऐसा होता है इन केस ऑफ दिस बेसिडियोमाइसिटिस। दिस बैरल शेप्ड इन्फ्लेशन जो स्वेलिंग दिख रहा है, इसी को कहते हैं आप डोलीपोर सेप्टा। क्या नाम है इसका, यही है डोलीपोर सेप्टा। और ये जो ओपनिंग है, पोर है, इसे कह देते हो आप डोलीपोर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एस्को की बात कर रहे हैं तो वहां भी सेप्टा है, लेकिन
ये सिचुएशन इसका हुआ, और इसकी बात करें अगर हम लोग तो ये रहा इसका फंगस का हाइफी, और बीच में सिंपली ऐसे मैं बना रहा हूं इसमें सेप्टा। पोर तो है बीच में, है ना, लेकिन ये सिंपल पोर है, तो लिखा है वही सेप्टा में भी सिंपल सेप्टा एज इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटिस, है ना, या फिर हो सकता है डोलिपोर सेप्टा हो जैसे कि मिलता है बेसिडियोमाइसिटिस में। अब ये एस्कोमाइसिटिस बेसिडियोमाइसिटिस क्या है, तो ये फंगस के ग्रुप्स हैं जिसे आप थोड़ी देर में पढ़ने वाले हो। तो ये सिचुएशन है इसके फंगल हाइफी का। अब कुछ और भी इंफॉर्मेशंस हैं जो कि आप ध्यान रखिएगा, चूंकि आप सब में बात कर रहे थे कि स्टोर्ड फूड कैसा है। जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया था तो वहां आपने कहा कि फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। बीजीए था तो वहां आपने कहा स्टोर होता है साइनोफाइसिन स्टार्च के फॉर्म में। यूग्लिना था तो वहां देखा आपने स्टोर हुआ था पैरामाइलम स्टार्च के फॉर्म में। और जो फंजाई है यहां स्टोर्ड फूड क्या है, तो स्टोर्ड फूड है ग्लाइकोजन, साथ में जो फैट है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में ऐसे ही साइटोप्लाज्म में आपको दिख जाएगा। तो ये स्टोर्ड फूड है, ग्लाइकोजन एंड फैट ड्रॉपलेट्स आर स्टोर्ड फूड। तो फूड स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन लाइक दैट ऑफ मैमल्स, लाइक दैट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। देन आगे बात करें अगर आप अगले पॉइंट के बारे में, तो जो फंगस हैं उनमें आपको देखने को मिलता है होमोथैलिज्म या फिर हेटेरोथैलिज्म। ये होमोथैलिज्म और हेटेरोथैलिज्म क्या है जरा आप समझिएगा अच्छे से। थैलस तो आप जानते होंगे, अनऑर्गेनाइज्ड मास जो है बॉडी का, अनऑर्गेनाइज्ड बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी इज नोन एज थैलस, है ना। जब आप कहते हैं कि बॉडी इज थैलोइड, मतलब क्या है, उसमें अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएशन नहीं है। जैसे आप हायर प्लांट की बात करते हैं तो वहां पे अलग से रूट है, स्टेम है, लीफ है, तो डिफरेंशिएशन है वहां पे तो। लेकिन जो फंजाई है वहां पे अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंशिएशन नहीं है, सिंपली एक अनऑर्गेनाइज्ड बॉडी दिखता है जिसे आप कहते हैं थैलस। दैट बॉडी इज थैलोइड बॉडी। अब जब रिप्रोडक्शन होता है तो दो जेनेटिकली अलग अलग टाइप के थैलस के बीच में हो रहा है या सेम टाइप के थैलस के बीच में हो रहा है, इसी को आप कहते हैं होमोथैलिज्म या फिर हेटेरोथैलिज्म। होमोथैलिज्म इज मोस्ट कॉमन वन, जिसमें सेम जेनेटिक्स वाले दो थैलस के बीच में हो रहा होता है रिप्रोडक्शन। जरा इसे आप कंपेयर कीजिएगा। अगर कंपेयर करें आप इसको सेल्फ पोलिनेशन से जो होता है हायर प्लांट्स में, तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, एक ही प्लांट है और उसके एक ही फ्लावर के स्टेमन से निकला पोलन ग्रेन जाके लैंड कर गया स्टिग्मा पे। तो स्टेमन और स्टिग्मा एक ही फ्लावर का है ना, यानी दोनों जेनेटिकली एक जैसे हो गए ना। तो जैसे सेल्फ पोलिनेशन है जिसमें दो जेनेटिकली सेम काइंड के गैमेट्स का फ्यूजन होता है, एग्जैक्टली वैसे ही जो होमोथैलिज्म है ये अपने आप में फंगस की बात कर रहे होते हैं तो ये वर्ड यूज करते हैं क्योंकि यहां पे थैलस बॉडी है। और अगर दो जेनेटिकली सेम टाइप के थैलस के बीच में सेक्स हो रहा होगा, रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, तो आप कह रहे होंगे कि दिस इज होमोथैलिज्म। सिमिलरली अगर दो अलग अलग टाइप के थैलस के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा तो आप उसे कह देंगे हेटेरोथैलिज्म, जो कि हायर प्लांट के क्रॉस पोलिनेशन के जैसा है। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने समझाने के लिए बोला कि सेल्फ पोलिनेशन के जैसा है ना, वो तो पोलिनेशन अलग ही चीज हो गया। लेकिन जैसे सेल्फ पोलिनेशन में दो फ्यूज कर रहे गैमेट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वर जेनेटिकली आइडेंटिकल, एग्जैक्टली इन द सेम वे इन केस ऑफ होमोथैलिज्म, two thallus which are participating in that reproduction are genetically identical, right? तो ये ध्यान रखिएगा। और ये इसलिए यहां पे छेड़ा है मैंने कि आपको ध्यान रहे ये इंफॉर्मेशन कि जो हेटेरोथैलिज्म था इट वाज डिस्कवर्ड बाय, इट वाज रिपोर्टेड बाय, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है डिस्कवर्ड को इस तरह से। जो हेटेरोथैलिज्म है इट वाज डिस्कवर्ड बाय, नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं, डिस्कवर्ड बाय ब्लेक्सली।
किसने रिपोर्ट किया? ब्लेक्सली ने रिपोर्ट किया। और किस में रिपोर्ट किया? तो इट वॉज डिस्कवर्ड इन राइजोपस स्टोलोनिफर। राइजोपस तो एक जीनस है ना, उसमें कई सारे स्पीशीज होंगे, लेकिन इट वॉज डिस्कवर्ड इन राइजोपस स्टोलोनिफर। ये आप ध्यान रखिएगा। हालांकि दिस हेट्रोथैलिज्म अकर्स इन म्यूकर म्यूसिडो एज वेल। म्यूकर का एक स्पीसीज म्यूकर म्यूसिडो है, यहां भी हेट्रोथैलिज्म देखने को मिलता है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। कोई पूछता है डिस्कवरी कहां हुआ, तो आप आंसर देंगे राइजोपस में हुआ। और कोई पूछता है कहां मिलता है, तो राइजोपस भी हो सकता है आंसर और म्यूकर भी आंसर हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये कि आप नाम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स, और ग्रुप का नाम देते हैं आप थैलोफाइटा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, और मैंने कहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह के होते हैं बेस्ड ऑन उनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। एक होता है थैलोफाइट, जिसमें जो बॉडी है वो अनडिफरेंशिएटेड है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स देखने को आपको वहां पे नहीं मिलते हैं। आपको अलग अलग बॉडी पार्ट्स वहां देखने को नहीं मिलते हैं। अब ये जो थैलोफाइट्स होते हैं, इसमें कौन आता है? तो हालांकि प्लांट किंगडम जब पढ़ेंगे तब मैं इसे और डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल जब मैं कहता हूं थैलोफाइट, तो इसमें एल्गी आते हैं, इसमें फंजाई आ जाता है, इसमें बैक्टीरिया को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप टू किंगडम की बात करें तो बैक्टीरिया भी क्या है? अपने आप में प्लांट ही है ना, क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, यानी वो किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया था। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा कि थैलोफाइट में जो भी आते हों, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, उन थैलोफाइट का कुछ फीचर हुआ करता है। क्या होता है बेटा? कुछ फीचर हुआ करता है, और वो फीचर क्या क्या है जरा आप गौर करना। यहां पे जब भी आप कहते हैं थैलोफाइट, तो वहां ध्यान रखिएगा कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है, जो मेल गैमेटेंजिया है, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मैं यहां पे लिख रहा हूं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं आप कहते हैं एंथेरिडिया। क्या कहते हैं? एंथेरिडिया कहते हैं। और अगर आपको आंसर पता है तो जरा मुझे आप आंसर कीजिएगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसे क्या कहते हैं? What is known as female reproductive structure in case of thallophytes? मैं आपसे आंसर मांग रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का भी। आप मुझे बताइए कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इन केस ऑफ थैलोफाइट, उसे क्या कहते हैं? मैंने मेल का बता दिया है कि वो एंथेरिडिया कहलाता है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथेरिडिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? देखने कितने लाइन ऑनलाइन है सब। अभी तक कोई आंसर नहीं आया है, एक बच्चे का भी आंसर नहीं आया अभी तक। चलिए आंसर बता देता हूं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है ऊगोनिया। मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि आप शायद आर्चिगोनिया कह देते तो वो गलत होता, इसलिए मैंने आपसे पूछा था ताकि ध्यान रह जाए। तो ध्यान रखिएगा, थैलोफाइट में एंथेरिडिया और ऊगोनिया टर्म यूज करते हैं। और इसका फीचर क्या है? तो ये जो एंथेरिडिया और ऊगोनिया है, इसी का फीचर मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो एंथेरिडिया या फिर ऊगोनिया, दे आर ऑलवेज यूनिसेल्यूलर। हमेशा कैसे होते हैं? ये यूनिसेल्यूलर होते हैं। और
ध्यान रखना है साथ में, यूनिसेलुलर तो होते ही हैं, साथ में भी याद रखिए कि ये हमेशा होते हैं नॉन जैकेटेड, दे आर नॉन जैकेटेड। इनमें जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स देखने को नहीं मिलता। जो थैलोफाइट नहीं है उनके सेक्स ऑर्गन को देखेंगे आप आगे, जो कि देखना ही होगा, तो वहां देखेंगे कि दैट एंटायर स्ट्रक्चर इज हैविंग अ बाउंड्री, इज हैविंग अ कवरिंग ऑफ सेल्स। लेकिन जहां थैलोफाइट होते हैं वहां एंथीडिया या फिर उगोनिया के बाहर कोई भी कवरिंग अलग से नहीं होता है, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये थैलोफाइट है तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी जो है वो कैसा है, बॉडी इज थैलोइड, बॉडी कैसा है, थैलोइड है। हालांकि आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, थोड़ा आइडिया लगेगा आपको आगे जाकर के, और कि जब हम लोग एल्गी पढ़ेंगे तब, कि एल्गी भी थैलोफाइट में ही आता है, लेकिन एल्गी में एक नाम आएगा कारा, सुने भी होंगे आप कारा। और उस कारा के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक अजीब इंफॉर्मेशन, एक और इंफॉर्मेशन ये रहेगा कि वहां कारा जो है वो थैलोफाइट है, फिर भी वहां जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसा है, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड है, राइट। तो ये जब हम लोग कारा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी उस चीज को नहीं छेड़ता हूं मैं। तो ये थैलोफाइट का इंफॉर्मेशन है। यानी फंजाई में जब आप बात कर रहे होंगे अबाउट रिप्रोडक्शन तो वहां एंथीडिया और उगोनिया यूज कर रहे होंगे, जो कि हमेशा यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होगा। ये आप ध्यान रखिएगा अभी से ही। अब बात करते हैं कि ये जो फंजाई है इसमें रिप्रोडक्शन किन किन तरीकों से होता है। पहले बात करते हैं अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता, जाइगोट नहीं बनता, ये वाला रिप्रोडक्शन कई तरीकों से होता है। जैसे एक है फ्रेगमेंटेशन, जिसमें जो बॉडी है वो कई टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़े से नया फंगस डेवलप हो जाता है। वैसे ही फीजन, यहां आपको यूनिसेलुलर फंगस के अंदर बाइनरी फीजन भी देखने को मिलेगा। वैसे ही जो यूनिसेलुलर फंगस है लाइक यीस्ट, वहां आपको बडिंग भी देखने को मिलेगा। और लास्ट आखिरी है स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है, इसे मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं। अब स्पोर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे फंगस में, पूरे किंगडम में, इसलिए आप बहुत बहुत ईमानदारी से स्पोर के कांसेप्ट को समझिएगा। जो स्पोर है, जब भी आप कहते हैं स्पोर, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि किस टाइप का है, स्पोर का मतलब ही होगा कि वो एक रेस्टिंग स्टेज है। कैसा स्टेज है? रेस्टिंग स्टेज है, यानी मेटाबॉलिकली वो लेस एक्टिव है और इसी कारण से वो रेस्ट कर रहा है। जो चीज बनना है स्पोर से वो अभी नहीं बन रहा है क्योंकि वो इनएक्टिव है, रेस्ट कर रहा है, राइट। तो ये फीचर होता है हमेशा स्पोर का कि स्पोर, जो स्पोर है वो रेस्टिंग स्ट्रक्चर हुआ करता है। तो ध्यान रखिएगा। अब ये जो स्पोर है ये दो तरह के देखने को मिलेंगे आपको, एक होता है माइटोस्पोर और एक होता है मियोस्पोर। माइटोस्पोर क्या है? तो एक ऐसा स्पोर जो बना है विच इज फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। जितने भी स्पोर होंगे अगर वो बनते हैं माइटोटिक डिवीजन से तो उसे क्या कह देंगे आप? माइटोस्पोर कह देंगे। और वैसा कोई स्पोर जो कि मियोसिस शो करता है अपने अंदर, उसे आप मियोस्पोर कह देंगे। एक बार फिर से समझिएगा, मैंने कहा माइटोस्पोर, तो ये ऐसा स्पोर है जो कि माइटोसिस से बना होगा। किससे बना होगा? माइटोसिस से बना होगा। और ध्यान रखिएगा, जितने भी एसेक्सुअल स्पोर्स हैं ऑल आर माइटोस्पोर्स। ऑल एसेक्सुअल स्पोर्स आर माइटोस्पोर। अब इसे याद मत करना आप, रटना मत, समझना जरा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बोला था कि फंगस मोस्टली कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? फंगस हैप्लॉइड होते हैं। अब अगर फंगस, अब अगर मैंने कहा कि ये कोई फंगस है जो पहले से ही हैप्लॉइड है, तो अगर ये स्पोर बनाएगा
तो स्पोर भी कैसे बनेगा, इन ही बनेगा ना, क्योंकि आप बात कर रहे हैं अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी न गैमेट का फ्यूजन होना है, न गैमेट का बनना है, न जाइगोट बनना है। तो जब तक फ्यूजन होगा नहीं तब तक 2n बनेगा क्या, नहीं बनेगा। आप कह रहे हैं सेक्सुअल है, यानी इसी फंगल हाइफी से एक स्पोर बनेगा, तो फंगल हाइफी खुद कैसा होगा, इन हेप्लॉइड, तो उसका स्पोर भी कैसा होगा, इन, यानी जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, इसलिए मैंने कहा ये सब बनते हैं कैसे हैं, माइटोसिस से बनते हैं, जिसे आप कहते हैं माइटोस्पोर्स। हालांकि मियोस्पोर्स भी होते हैं, लेकिन मियोस्पोर का रिलेशन किससे होगा, मियोस्पोर का रिलेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा। ये माइटोस्पोर है जिसका रिलेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा, राइट। अब ये जो डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल स्पोर हैं जो कि माइटोस्पोर होते हैं, ये कई टाइप के होते हैं, और वो कौन कौन से टाइप के हैं जरा हम लोग बात कर लेते हैं। जो फंगस में बनते हैं स्पोर्स, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहला है जूस्पोर। अब ये जो जूस्पोर है, नाम में ही आंसर है, जू यानी मोटाइल, एनिमल से रिलेशन यानी मोटाइल होता है। ये ऐसा स्पोर है जो कैसा होगा, मोटाइल होगा। तो आप समझ सकते हैं यहां से ऐसे कि ऑल मोटाइल स्पोर्स आर नोन एज जूस्पोर। जितने भी मोटाइल स्पोर्स होते हैं सबको क्या कहते हैं आप, जूस्पोर कहते हैं। लिखा इंफॉर्मेशन कि एक्वेटिक फंजाई जो होते हैं वो इसे प्रोड्यूस करते हैं। और अभी ही ध्यान दे दीजिए इस बात पे कि आखिर एक्वेटिक फंजाई कौन है, किसे कहते हैं आप एक्वेटिक फंजाई। तो आगे पढ़ेंगे आप अबाउट oomacetes, अभी थोड़ी ही देर में पढ़ेंगे आप अबाउट oomacetes, जिसे आप एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम है एल्गल फंजाई। ये जो एल्गल फंजाई है जिसे आप oomacetes कहते हैं, इसे आप एक्वेटिक फंजाई भी कहते हैं, या ऐसे समझे आप एक्वेटिक इसीलिए क्योंकि उसका नाम एल्गल है। और क्यों है ऐसा नाम, क्योंकि मेंबर्स आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर। जैसे एल्गी होता है एक्वेटिक, वैसे ये भी एक्वेटिक होते हैं। अब ये जो जूस्पोर है, ये हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक ही फ्लैजिला हो, लाइक इन केस ऑफ सिंकाइट्रियम, या फिर हो सकता है कि बाइफ्लैजिलेट हो, एज इन केस ऑफ सेप्रोलेग्निया एंड पाइथियम। ये अलग अलग फंगस के नाम हैं, ये नाम फिर से अभी आएगा थोड़ी देर में। तो मैंने कहा है सिंकाइट्रियम में यूनिफ्लैजिलेट कंडीशन देखने को मिलता है जूस्पोर का, वहीं सेप्रोलेग्निया और पाइथियम में आपको बाइफ्लैजिलेट कंडीशन देखने को मिलता है। अब यहीं से अगर मैंने कहा कि सिंकाइट्रियम में यूनिफ्लैजिलेट है, सेप्रोलेग्निया पाइथियम में बाइफ्लैजिलेट है, वहीं दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि ये मिलता कहां पे है, oomacetes से मिलता है। इसका मतलब क्या है, ये जो एग्जांपल दिए हुए हैं, these all are members of oomacetes, है ना। यही होना इसका मतलब। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि ये मिलता है आपको oomacetes में, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि ये मिलता है सिंकाइट्रियम में, इसमें। इसका मतलब क्या है, ये सब एग्जांपल किसके हो गए, oomacetes के एग्जांपल्स हैं, जो फिर से अभी थोड़ी देर में आएगा। अब ये जो बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर है, ये पायरिफॉर्म हो सकता है। पायरिफॉर्म मतलब क्या, तो पियर शेप का, और क्या पायरिफॉर्म कैसा होगा, पियर शेप का, यानी मोर और लेस ऐसा शेप होगा उसका। तो अगर पायरिफॉर्म होगा तो ध्यान रखिएगा, यहां जो दो फ्लैजिला होंगे वो कहां लगे होंगे, वो एंटीरियर साइड पे ऐसे लगे होंगे। या फिर अगर वो किडनी शेप का है, यानी ऐसा शेप है उसका, लाइक दिस, तो दोनों फ्लैजिला कहां लगे होंगे, वो लैटरल साइड पे लगे होंगे, लाइक दिस। ठीक बात है, ध्यान रखिएगा। बाइफ्लैजिलेट में अगर पायरिफॉर्म है तो फ्लैजिला का पोजीशन कैसा, ये एंटीरियर एंड पे लगा हुआ है। मैंने यहां पे लिख भी दिया है, एंटीरियर एंड पे लगा हुआ है फ्लैजिला। जबकि ये दोनों कहां लगे हैं, बोथ आर ऑन लैटरल साइड ऑफ दिस बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर। ठीक बात है। दूसरी बात ये कि जो जूस्पोर होता है, ये मोटाइल तो खैर है,
ये हमेशा हेट्रोकोन्ट कंडीशन दिखाता है। और हेट्रोकोन्ट कंडीशन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या मुझे आप आंसर करेंगे? मैं पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज हेट्रोकोन्ट फ्लैजिलेशन? व्हाट इज हेट्रोकोन्ट फ्लैजिलेशन? हेट्रोकोन्ट फ्लैजिलेशन क्या होता है? व्हाट इज हेट्रोकोन्ट फ्लैजिलेशन? जरा आंसर कर दीजिए। चूंकि मैंने बताया हुआ है इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप मुझे आंसर करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन पूछने का एक ही पर्पस है कि जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाएं। अभी मैंने पूछा था एक क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ गौतम ने आंसर करा, अदरवाइज और किसी ने आंसर किया नहीं था। मैंने पूछा था कि बताइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्टर का नाम क्या होता है, तो आंसर सिर्फ गौतम ने किया था, वो भी आंसर सही नहीं था। बाकी फिर से मैं पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। दिस इज जस्ट टू नो कि कितने लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। गौतम का आंसर है हैविंग टू अनइक्वल फ्लैजिला, दैट इज परफेक्ट आंसर, हैविंग टू अनइक्वल फ्लैजिला। चलिए थोड़ा इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, इसमें कुछ इंप्रोवाइजेशन जरूरी है। अभी गौतम का आंसर आया है, बाकी किसी का आंसर नहीं है। सिर्फ गौतम ही लेक्चर अटेंड कर रहा है और स्वाति अटेंड कर रही है क्या? और कोई नहीं है क्या? युक्ता कह रही है डिफरेंट साइज फ्लैजिला प्रेजेंट, डिफरेंट साइज का फ्लैजिला है, ऐसा युक्ता कह रही है। अगेन दिस आंसर नीड्स इंप्रूवमेंट, अभी भी आंसर को ठीक करना होगा। क्या आपको टाइप ऑफ फ्लैजिला याद आ रहा है जो मैंने आपको बताया है? टाइप ऑफ फ्लैजिला आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैंने बताया था आपको? लगता है नहीं याद है, ना गौतम को याद है ना युक्ता को याद है, और बाकी तो किसी ने आंसर किया ही नहीं है। चलिए, तो आंसर गलत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन आंसर सिर्फ 2 लोगों का है, इससे फर्क पड़ता है। सिर्फ 2 लोग ही आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता नहीं। ये गलत बात है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ दूंगा आपसे और सिर्फ अपना एक मोनोटोनस स्टाइल में पढ़ाना शुरू कर दूंगा, है ना। जब आप आंसर ही नहीं करेंगे, मेरे पढ़ाने के बाद भी आप आंसर नहीं करेंगे और अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ 2 लोग आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। चलिए, आई प्रेज ऑल दिस 2 स्टूडेंट्स, गौतम युक्ता को, जिन्होंने आंसर करा है, बाकी तो किसी ने आंसर भी नहीं किया है। चलिए, दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड फ्रॉम योर साइड, बट इट इज एक्चुअली वेरी पैथेटिक कंडीशन कि आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं और ना आप कोशिश कर रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, मैं अपना काम करता हूं, आप अपना काम देखिए करना है कि नहीं करना है आपको। मैं अपना काम करता हूं, मुझे पढ़ाने का काम है, मैं पढ़ा देता हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप खुद पढ़ना नहीं चाह रहे हैं ऐसा लगता है। यहां मैंने कहा है कि जो जूस्पोर है वो दिखाता है हेट्रोकोन्ट फ्लैजिलेशन, एंड मैं सिर्फ एड्रेस कर रहा हूं युक्ता और गौतम को, जिन्होंने आंसर किया है कि हेट्रोकोन्ट का मतलब ये नहीं होता है गौतम कि अनइक्वल फ्लैजिला है, युक्ता डिफरेंट साइज का फ्लैजिला है, ऐसा नहीं है। हेट्रोकोन्ट का मतलब ये है कि एक फ्लैजिला वी प्लस टाइप का है और एक वाला जो है वो कैसा है, टिंसल टाइप का फ्लैजिला है, जो हमने लास्ट लेक्चर में बात करा था। यानी एक में मैस्टिगोनिम नहीं है, एक में मैस्टिगोनिम है, राइट। तो यहां कैसा कंडीशन है, हेट्रोकोन्ट कंडीशन देखने को आपको मिल रहा है इन स्पोर्स के अंदर। और ये कैसे होते हैं, तो यहां स्टामा करना जरूरी है, ये नेकेड होते हैं, मतलब सेल वॉल यहां पे नहीं होता है, ध्यान रखना है। यहां पे सेल वॉल जो है, ये सेल वॉल यहां पे एब्सेंट है। नेक्स्ट इज स्पोरेंजियोस्पोर। ये स्पोरेंजियोस्पोर कैसे होते हैं, तो दे आर थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल एंडोजीनस स्पोर्स, और बनते हैं कब, फॉर्म्ड इन फेवरेबल कंडीशंस। कहां मिलता है ये, राइजोपस में और म्यूकर में आपको देखने को ये मिलता है। जैसे आप जरा इस इमेज को देखें, क्लियर हो जाएगा। ये राइजोपस का डायग्राम है और यहां आप देखें तो ये इसका फंगल हाइफी है। अभी इस स्ट्रक्चर को देखें तो स्टलोन लिखा है, राइजोइड लिखा है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए आप। ये देखिए यहां जो स्ट्रक्चर बना हुआ है,
दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरेंजियम। क्या नाम बेटा इसका? इसका नाम है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, राइट। तो ये स्पोरेंजियम है, जिसे आप प्लूरल फॉर्म में कहेंगे स्पोरेंजिया। तो ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर ढेर सारे स्पोरेंजियोस्पोर्स पड़े हुए हैं जो कि ब्लैक ब्लैक आपको यहां पे दिख रहे हैं। तो दिस एंटायर स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब क्या? वन विच एनहाउसेस स्पोरेंजियोस्पोर। अंदर में दिख रहा है आपको ढेर सारा स्पोरेंजियोस्पोर। तो ये जो स्पोरेंजियोस्पोर है वो खुला है कि बंद है? बंद है ना, देख रहे हैं आप, ये बाहर में कवरिंग है जिसका नाम दे रहा है स्पोरेंजियम। तो किसी स्ट्रक्चर के अंदर है तो आप कह रहे हैं कि स्पोरेंजियोस्पोर कैसा है? दीज आर एंडोजिनसली फॉर्म्ड। अगर ये कवरिंग नहीं होता तो हम लोग कहते कि ये एक्सोजीनस इन ऑरिजिन है, लेकिन फिलहाल कैसा है? ये एंडोजीनस इन ऑरिजिन है ये। तो आइए वापस यहां पे मैं बता रहा था आपको कि ये जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है ये थिन वॉल्ड है। जैसे ये नेकेड था ये थिन वॉल्ड है, ये मोटाइल था ये नॉन मोटाइल है। ये एंडोजिनसली फॉर्म्ड होते हैं। हालांकि जूस्पोर की बात करें तो ये भी कैसे हैं, यही मैं ऐड कर दे रहा हूं, ये भी कैसे हैं? दे आर ऑल्सो एंडोजीनस, राइट। दे आर ऑल्सो एंडोजिनसली फॉर्म्ड लाइक स्पोरेंजियोस्पोर। तो एंडोजिनसली फॉर्म्ड है और बनते हैं कब? जब कंडीशन होता है फेवरेबल। एग्जाम्पल है राइजोपस और म्यूकर। देन नेक्स्ट वन इज कोनिडिया। कोनिडिया जो है ये सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर है फंजाई का, जो आपने पढ़ा है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर भी, और यहां भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर इन फंगस इज कोनिडिया। हालांकि आप तरह तरह के स्पोर पढ़ने वाले हैं, दो तो पढ़ चुके हो आप, जूस्पोर एंड दिस स्पोरेंजियोस्पोर। वैसे ही कोनिडिया है, क्लेमाइडोस्पोर है, ओइडिया है, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा है? कोनिडिया है। अब ये जो कोनिडिया है इसका जरा इंफॉर्मेशन क्या है वो आप देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन जानना जरूरी है। ये अगर मैंने कहा कोनिडियोफोर है, दिस इज कोनिडियोफोर, तो फोर जहां भी है उसका मतलब क्या होगा? स्टॉक से रिलेशन होगा, है ना। कोनिडियोफोर मतलब एक स्टॉक है जिसपे कोनिडिया लगेगा, इसलिए कोनिडियोफोर हो गया। तो जैसे आप पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, या फिर सुने होंगे आप एंथ्रीडियोफोर, आर्चिगोनियोफोर, तो जहां भी ये PHORE4 आता है क्या अपने आप में स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा स्पोरेंजियोफोर मतलब उस पे स्पोरेंजिया लगा होगा। मैं कहता हूं कोनिडियोफोर मतलब उस पे कोनिडिया लगा होगा, ऐसे। मैं कहता हूं आर्चिगोनियोफोर मतलब ऊपर में आर्चिगोनिया लगा होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो अगर ये कोनिडिया है तो कोनिडिया पे आपको ब्रांचिंग दिखता है, और वो ब्रांचिंग ये रहा, इस तरीके से आपको दिखता है यहां पे ब्रांचिंग। दीज आर ब्रांचेस। और इसका नाम क्या है? तो ये है रैमी। क्या नाम बेटा इसका? इसका नाम है रैमी। रैमी में फिर से ब्रांचिंग है, और इसका जो ब्रांचिंग है उसका नाम है मैटुली। क्या नाम है? नाम है मैटुली, जो कि ग्रीन से मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये ग्रीन वाला क्या है? दिस इज मैटुली। और इन मैटुली पे कई सारा फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर है, कई सारा फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। ऐसे कई सारा फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर है लाइक दिस, जिसका नाम होता है स्टेरिगमेटा। क्या नाम होता है बेटा? स्टेरिगमेटा नाम होता है। एक मैटुली पे ऐसे ढेर सारे स्टेरिगमेटा हैं, लेकिन चूंकि समय खराब होगा इसलिए मैंने किसी पे एक या फिर मैक्सिमम दो बना के छोड़ दिया है। ये रेड वाला क्या है? दिस रेड वाला स्ट्रक्चर इज स्टेरिगमेटा, जो कि आपको फ्लास्क शेप का दिख रहा है। इन फ्लास्क शेप के स्टेरिगमेटा के ऊपर कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, और वो क्या हैं? तो वो हैं ये कोनिडिया, जो कि कैसे लगे होते हैं? जो लगे होते हैं बेसिपीटल मैनर में। मतलब क्या? नीचे वाले जो स्पोर हैं वो छोटे हैं, ऊपर जाओगे तो ये बड़ा होता जाएगा साइज वाइज, लाइक दिस। ऐसे ढेर सारे उस पे स्पोर्स
लगे हैं, जो कि कैसे हैं, जो कि बेसिपिटल मैनर में लगे हैं। ये रहा ऐसा स्ट्रक्चर। ये ब्लू वाला क्या है, यही कोनिडिया है। तो अब जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा है कि ये जो कोनिडियोफोर है ये एक ब्रांच्ड कोनिडियोफोर है, अनब्रांच्ड भी होता है। अगर सुनिएगा अच्छे से और आंसर दीजिएगा फिर से, ठीक है ना। आई नो कि 2-3 लोग ही आंसर देंगे, बट स्टिल आंसर दीजिएगा। युक्ता, गौतम, स्वाति, आंसर देना आप लोग कि ये जो मैंने कहा कि ये कोनिडियोफोर है ये ब्रांच्ड है, क्योंकि देखा आपने कि इस येलो वाले स्टॉक का ब्रांचिंग है, नाम दिया है रैमी। रैमी का फिर से ब्रांचिंग है, नाम दिया है मैटुली। मैटुली में फिर से स्ट्रक्चर बनाया मैंने, इसका नाम दिया है स्टेरिगमेटा, उस पे लगा है कोनिडिया। जब मैं कहता हूं अनब्रांच्ड, तो अनब्रांच्ड पे सुनिएगा अच्छे से। जब मैं कहता हूं अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर, तो चलिए मैं बना ही देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अगर अनब्रांच्ड होगा तो ये रहा कोनिडियोफोर, और कोनिडियोफोर पे ये लगा है स्टेरिगमेटा, लाइक दिस, और इन स्टेरिगमेटा पे लगा है इस तरीके से ये इस तरीके से ये लगा हुआ है कोनिडिया, राइट। ये लगा है ऐसे कोनिडिया। तो ये कैसा कंडीशन है, दिस इज अनब्रांच्ड। अब जरा मेरी बातों को सुनिएगा अच्छे से और फिर आंसर कीजिएगा जो मैं पूछना चाह रहा हूं। मैंने कहा है कि अगर ये ब्रांच्ड कोनिडियोफोर है, तो यहां एक स्टॉक दिख रहा है जो कि कोनिडियोफोर मैंने नाम दिया हुआ है, उसका ब्रांचिंग है रैमी, फिर से ब्रांचिंग है, नाम दिया है मैटुली पे दिख रहा है आपको फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर जो कि दिख रहा है स्टेरिगमेटा है। यहां आपको दिख रहा है कि ये कोनिडियोफोर है, इस पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, और ये लगा है डायरेक्टली स्टेरिगमेटा, इस पे लगे हैं कोनिडिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अल्टीमेट ब्रांच ऑफ कोनिडियोफोर इज, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। मैंने बता दिया है ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड कंडीशन, उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाइएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अल्टीमेट ब्रांच ऑफ कोनिडियोफोर इज, ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, मैटुली, रैमी, स्टेरिगमेटा, नन ऑफ द एबव। तो आपको बताना है कि कोनिडियोफोर का अल्टीमेट ब्रांच क्या है। अल्टीमेट ब्रांच ऑफ कोनिडियोफोर इज मैटुली, रैमी, स्टेरिगमेटा या फिर नन ऑफ द एबव। जरा इसका आंसर कीजिएगा कि अल्टीमेट ब्रांच कोनिडियोफोर का क्या है। मनीषा का आंसर आया है, युक्ता का भी आंसर आया है। चलिए 2 आंसर आए हैं अभी तक, और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आपका आंसर गलत होगा, इसलिए मैंने पूछा था। और ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा, पूछने का कारण था। जैद परवेज कह रहा है रैमी है, युक्ता कह रही है स्टेरिगमेटा है, मनीषा कह रही है रैमी है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। अब अगर मैंने कहा ये अनब्रांच्ड है और ये ब्रांच्ड है, तो अनब्रांच में भी दिख रहा है ये स्टेरिगमेटा और ब्रांच में भी दिख रहा है स्टेरिगमेटा। तो अगर ये अनब्रांच्ड है और स्टेरिगमेटा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, स्टेरिगमेटा इज नॉट अ ब्रांच ऑफ कोनिडियोफोर, क्योंकि कह रहे हो ये अनब्रांच्ड है और अनब्रांच में भी दिख रहा है स्टेरिगमेटा, यहां भी दिख रहा है स्टेरिगमेटा, मतलब क्या है, ये ब्रांचिंग नहीं है, ये एक ऐसे ही स्ट्रक्चर है, ये कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो ब्रांचिंग कौन है फिर, इसका ब्रांच ये है और इसका ब्रांच ये है, ये कोई ब्रांच नहीं है, क्योंकि ये तो यहां भी है और यहां भी है, राइट। तो इसका आंसर क्या है, अल्टीमेट ब्रांच ऑफ कोनिडियोफोर इज मैटुली।
है ना। तो गौतम का आंसर बिल्कुल परफेक्ट था, गौतम का आंसर मैटुली था। ध्यान रखिएगा, अल्टीमेट ब्रांच ऑफ कोनिडियोफोर इज मैटुली। ये अल्टीमेट ब्रांच है, ये नहीं, क्योंकि ये तो अनब्रांच में भी दिख रहा है, इसका मतलब ये ब्रांच नहीं होता है, राइट। तो ध्यान रखना है आपको कि अल्टीमेट ब्रांच ऑफ सॉरी कोनिडियोफोर इज मैटुली। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो कोनिडिया है ये कैसा है, ये नॉन मोटाइल है, आपको दिख ही रहा है, ये नॉन मोटाइल है, थिन वॉल्ड है और एक्सोजीनस है। थिन वॉल्ड नहीं दिख रहा होगा लेकिन थिन वॉल्ड है। नॉन मोटाइल आपको दिख रहा है, कोई फ्लैजिला मैंने नहीं बनाया है। और ये जो कोनिडिया है इसमें कोई बाहर से कवरिंग है नहीं, यानी ये कैसे हैं, एक्सोजीनस हैं। अरेंज्ड कैसे हैं, बेसिपिटल मैनर में। आपने जब पढ़ा था मॉर्फोलॉजी तो वहां आया था ये बेसिपिटल और एक्रोपिटल स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखिएगा ये बेसिपिटल मैनर में लगे हैं। गौतम कह रहा है सर रैमी होगा तब तो मैटुली होगा ना, सॉरी रैमी होगा तब तो मैटुली होगा ना, पता नहीं क्या लिख रहे हो गौतम। तो जो कोनिडिया है ये कैसे लगे हैं, बेसिपिटल मैनर में लगे हैं, यानी यंगेस्ट स्ट्रक्चर इज टुवर्ड्स बेस एंड ओल्डेस्ट इज टुवर्ड्स एपेक्स। तो ये रहा ऐसा सिचुएशन। ये पिगमेंटेड भी हो सकते हैं, यानी इसमें पिगमेंट होगा। ध्यान रखिएगा, पिगमेंट मैंने बोला है, मैंने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं बोला है। कई तरह के पिगमेंट होते हैं, जैसे मेलानिन भी मिलता है आपको स्पोर के अंदर। तो फिलहाल मैंने कहा है ये पिगमेंटेड भी होता है, इसमें सेप्टा भी मिल सकता है और ये हो सकता है मल्टी सेलुलर भी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कहां देखने को मिलता है, तो विल गेट टू सी दिस इन पेनिसिलियम। ये आपको पेनिसिलियम में देखने को मिल जाएगा, ये आपको एस्परजिलस में देखने को मिल जाएगा। ऐसे स्पोर्स आपको दिख जाएंगे इन दोनों के अंदर। देन नेक्स्ट वन इज क्लेमाइडोस्पोर। ये क्या है, तो मान लीजिए मैंने कहा है कि ये कोई फंगल हाइफी है और इस फंगल हाइफी में जब कंडीशन होता है अनफेवरेबल तो कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर जो कि थिक वॉल्ड हो जाते हैं, ऐसे थिक वॉल्ड हो जाते हैं, ऐसे बनते हैं। दिस थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स आर हैविंग स्टोर्ड फूड इनसाइड देम। ये जो थिक वॉल्ड बन गया है स्ट्रक्चर बन गया है हाइफी के अंदर, इसके अंदर क्या है, ढेर सारा खाना जमा है। बनता कब है, जब कंडीशन होता है अनफेवरेबल, जैसे ड्रॉट है, मान लो पानी कमी हो गई, राइट। तो जब भी कंडीशन होता है अनफेवरेबल तो क्लेमाइडोस्पोर बनता है तभी जब कंडीशन होता है अनफेवरेबल, और ये थिक वॉल्ड होते हैं और इनके अंदर ढेर सारा खाना जमा होता है। पोजीशन वाइज ये टर्मिनल भी हो सकते हैं, यानी किनारे भी हो सकते हैं, या फिर बीच में भी हो सकते हैं, इंटरकैलरी भी हो सकते हैं। कहां मिलता है ये आपको मिलता है राइजोपस के अंदर। वैसे ही जो ओइडिया है ये भी नॉन मोटाइल है, ये भी थिन वॉल्ड है, और ये तब बनता है जब कोई फंगस सुगर रिच मीडियम में ग्रो कर रहा होता है, राइट। तो ये अलग अलग टाइप के सेक्सुअल स्पोर्स हैं जो कि आप ध्यान रखिएगा। देन बात करते हैं अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक है प्लाज्मोगेमी, एक है कैरियोगेमी और एक है मियोसिस। प्लाज्मोगेमी क्या है, तो दिस इज सिंपली फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ 2 फ्यूजिंग गैमेट्स। जब भी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऑब्वियसली वहां पे एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट होगा। तो जब इनमें फ्यूजन शुरू होगा तो पहले इन दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है। दैट फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ दिस 2 compatible मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज प्लाज्मोगेमी, राइट। अब जब प्लाज्मोगेमी हो जाता है तो फिर दूसरा क्या आता है, दूसरा क्या होता है, कैरियोगेमी। यानी मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ये 2 अलग अलग सेल्स थे, ये 2 अलग अलग सेल्स थे, ये रहे 2 अलग अलग सेल्स। मैंने इनका न्यूक्लियस को ये रहा इनका न्यूक्लियस। ये मान लीजिए मैंने कहा ये मेल गैमेट है और
यहां मैंने कहा कि ये फीमेल गैमेट है। अब जब इनका दोनों का फ्यूजन होगा तो पहले क्या होगा, पहले इनका साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, यानी इट विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, जिसमें साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर गया है लेकिन दोनों न्यूक्लियस अभी भी अलग अलग है। इसके बाद ये क्या था, दिस इज प्लाज्मोगेमी। इसके बाद क्या होगा, अब होगा कैरियोगेमी, जहां पे ये न्यूक्लियस भी फ्यूज कर गया। अब जरा खुद सोचो आप, अगर हम लोग बात कर रहे हैं फंगस के बारे में, तो फंगस में मेल गैमिट हो चाहे फीमेल गैमिट हो, कैसा होगा, ये एन ही होगा ना, एग्जैक्टली एन ही होगा। तो जब फ्यूजन करा दिए आप इन दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का, तो ये कैसा हो गया, अब 2n हो गया। ये जो पहला स्टेप था ये क्या था, यही था प्लाज्मोगेमी, जहां साइटोप्लाज्म का मिक्सिंग हुआ। इसके बाद हुआ कैरियोगेमी, जहां एक न्यूक्लियस बन गया, और ये न्यूक्लियस कैसा है, डिप्लॉयड है, जिसे कहते हैं क्या, आप कहते हैं इस सिस्टम को जाइगोट है ये। अब लॉजिकल है ना, जाइगोट 2n है, और जाइगोट से ही तो बनता है नया ऑर्गेनिज्म। यहां पर नया ऑर्गेनिज्म कौन है, फंगस। तो फंगस खुद कैसा होता है, हैप्लॉइड, लेकिन जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड, यानी दिस जाइगोट विल अंडरगो मियोसिस। क्या होगा इसके अंदर, मियोसिस। तो बनेंगे क्या, 4 बनेंगे ऐसे 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 हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बने बेटा, ये हैप्लॉइड स्पोर्स बने, जो कैसे बने हैं, मियोसिस से। और इन्हें क्या कहोगे आप, इन्हीं को तो कहोगे आप मियोस्पोर, है ना। तो ये जाइगोट में मियोसिस हुआ, तो ये हैप्लॉइड स्पोर बने हैं जो मियोसिस से बने हैं, और इन मियोस्पोर का होगा आगे जाके क्या, जर्मिनेशन, तो नया फंगस बनेगा, राइट। यही तो है सिचुएशन, यहां होगा जर्मिनेशन, तो नया फंगस बन जाएगा। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वही लिखा है यहां पे कि 3 स्टेप में होता है, पहले प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, और फिर मियोसिस, जिससे कि ढेर सारे हैप्लॉइड, ढेर सारे मतलब 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं जाइगोट से। तो ये अलग अलग स्टेप्स हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कई बार जो कैरियोगेमी है वो डिले हो जाता है, यानी जरा बात करें अगर हम लोग अबाउट एस्कोमाइसिटिस और बात करें बेसिडियोमाइसिटिस के बारे में, तो इन दोनों ग्रुप में कैरियोगेमी इज डिलेड, यानी प्लाज्मोगेमी हो जाता है और न्यूक्लियस फ्यूज करने में काफी टाइम लग जाता है, यानी वहां कैरियोगेमी कैसा है, डिलेड है। और इसी कारण से कैरियोगेमी जब डिले होगा तो एस्को और बेसिडियोमाइसिटिस में क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा डाई कैरियोफेज, जिसे आप कैसे सिंबलाइज करते हैं, n+n से आप सिंबलाइज करते हैं। ध्यान रखिएगा, n+n को अपने मन से 2n मत कर दीजिएगा, मैथमेटिक्स नहीं लगा देना है यहां पे। जब आप कहते हैं n+n, मतलब जेनेटिकली 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई आर देयर। एक सेल में अगर 2 न्यूक्लियस हैं और दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग अलग हैं, तो आप कहेंगे वो डाई कैरियोफेज है, राइट। अगर मान लीजिए कोई एक सेल है, उसमें एक न्यूक्लियस से ही बन गया 2 न्यूक्लियस, उसे डाइकैरियोफेज कह देंगे क्या, बिल्कुल नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। डाइकैरियोफेज तब कहेंगे जब एक सिस्टम में 2 डिस्टिंक्ट टाइप का, अलग अलग टाइप का न्यूक्लियस हो। तो ये दोनों कैसे होंगे, अलग अलग टाइप के ही होंगे ना, तो ये डाइकैरियोफेज दिखाएगा अगर कैरियोगेमी डिले होता है तो एस्को में और बेसिडियो दोनों में डिले होता है, यानी वहां पे डाइकैरियोफेज देखने को मिलता है। लेकिन अभी से ही आप यहां एक और बारीकी को ध्यान रखिएगा कि डाइकैरियोफेज मिलता दोनों में है, लेकिन जो एस्कोमाइसिटिस वाला है ये शॉर्ट है, यानी कम समय के लिए मिलता है डाइकैरियोफेज, लेकिन बेसिडियो में जो मिलता है वो लॉन्ग लिव्ड होता है, यानी काफी लंबे समय तक आपको डाइकैरियोफेज देखने को मिलता है बेसिडियोमाइसिटिस में। तो चाहे एस्को चाहे बेसिडियो हो, फ्यूजन तो होना ही है न्यूक्लियस का, लेकिन यहां थोड़े समय बाद हो रहा है और यहां बहुत समय बाद हो रहा है, लेकिन बाद हो चाहे जल्दी हो, फ्यूजन तो करना ही पड़ेगा। तो फ्यूजन होता है, कैरियोगेमी होता है, लेकिन डिले होता है, जिसे आप कहते हैं डाइकैरियोफेज, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये 3 स्टेप हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के।
जो आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने कहा था ना पहले माइटोस्पोर और मियोस्पोर, तो माइटोस्पोर कौन कौन से थे तो आप जान चुके हैं अब, जूस्पोर है, कोनिडिया है, ओइडिया है, क्लेमाइडोस्पोर है, स्पोरेंजियोस्पोर है। वो सब के सब कैसे थे? दे वर हैप्लॉइड एंड फाउंड बाय माइटोसिस। मियोस्पोर कैसे होंगे? मियोसिस से बने हैं, ये भी हैप्लॉइड ही है लाइक माइटोस्पोर, लेकिन ये मियोसिस से बने होंगे जबकि वो माइटोसिस से बने थे। मियोस्पोर के भी कई सारे एग्जांपल आपको मिलने वाला है ग्रेजुअली। आगे बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, जिसे गैमेटिक फ्यूजन भी कहते हैं। ये जो है इसे आप कह सकते हैं कि दिस इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सिंपलेस्ट टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां दो गैमेट्स फ्यूज कर जाते हैं। ये जो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन है, इट कैन बी आइसोगैमस, it can be anisogamous and it can be oogamous। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous ये हो सकता है। आइसोगेमस में दोनों फ्यूज कर रहे गैमेट मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे, जेनेटिकली भी एक जैसे। एनाइसोगेमस में जो दो फ्यूज कर रहे गैमेट्स हैं वो अलग अलग हैं। जो oogamous है यहां एक बड़े साइज की फीमेल गैमेट है और एक छोटे साइज का मेल गैमेट है। जो फीमेल गैमेट है वो हमेशा नॉन मोटाइल ही होगी, जो मेल गैमेट है वो मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल हो सकता है। तो ये आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous कंडीशन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आइसोगेमस में दोनों फ्यूज कर रहे गैमेट एक जैसे हैं, चाहे वो साइज वाइज हो चाहे इन टर्म्स ऑफ फ्लैजिलेशन हो, यानी दोनों फ्यूज कर रहे गैमेट एक जैसे होंगे, यानी एक में फ्लैजिला नहीं दूसरे में फ्लैजिला नहीं ही होगा, या फिर एक में फ्लैजिला है दूसरे में भी फ्लैजिला होगा, तो आइसोगेमस कह दिया आपने। दूसरा एनाइसोगेमस है जहां दो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर काइंड के गैमेट्स फ्यूज कर रहे होते हैं, जबकि मैंने कहा oogamous में एक बड़े साइज की नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होगी और एक छोटे साइज का मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल मेल गैमेट होगा। ये कहां देखने को मिलता है आपको? तो ये देखने को मिलता है आपको एलोमाइसिस में, जो कि मेंबर है किसका? oomaइसिटिस का मेंबर है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे ही एक है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है, सपोज दीज आर टू डिफरेंट, ये दो अलग अलग थैलस हैं, ये इनका न्यूक्लियस रहा ऐसे। दूसरा जो थैलस है उसे मैं जानबूझ के अलग कलर से बना रहा हूं, ये रहा दूसरा वाला थैलस। अब अगर मैंने कहा कि ये मेल है और ये मैंने कहा कि फीमेल है, तो अगली बार क्या होगा, यहां से बनना शुरू होगा मेल गैमेटेंजिया, जिसे आप कहते हैं थ्रीडिया, यहां बनना शुरू होगा उगोनिया। चलिए बना देता हूं मैं। इसके बाद का जो सिचुएशन है उसमें ये रहा सिचुएशन ऐसा, और जो दूसरा वाला थैलस है उसका रहा सिचुएशन कुछ ऐसा, ये ऐसा रहा, राइट। इसमें ये पड़े हैं न्यूक्लियस और इसमें ये पड़ा है, सॉरी, इसमें ये पड़ा है न्यूक्लियस, राइट। अब इसके बाद तीसरा स्टेज क्या है, ये पहला था, दूसरा है, तीसरा। अगली बार क्या होगा, तो इस बार इन आइसएंथ्रीडिया और उगोनिया, मैं लेबल नहीं कर रहा हूं लेकिन मान के चलो आपको समझ में आ रहा है, ये मेल और ये फीमेल, तो ये क्या होगा फिर, एंथ्रीडिया, ये क्या है, उगोनिया है।
जो कि सिंपली एक उभार है, प्रोजेक्शन है, कोई अलग से स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है ये। अब अगली बार क्या होगा, तो ध्यान दीजिए अगली बार क्या होगा, ये जो उगोनिया है और ये जो एंथरीडिया है, इनके बीच में एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा लाइक दिस। और अल्टीमेटली ये चूंकि मेल था, मेल डोनर हुआ करता है, तो इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू जो मेल पार्टनर है वो अपने न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर देगा इस फीमेल के अंदर। तो ये गैमेटेंजियल कांटेक्ट है जिसमें फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल थैलस, एंड these nuclei are transferred from male thallus to female thallus through this fertilization tube. Ultimately यहां न्यूक्लियाई किसके होंगे, इसके भी होंगे और इसके भी होंगे, यानी रेड वाला भी होगा और येलो वाला भी होगा। उनका प्लाज्मोगेमी हुआ, कैरियोगेमी होगा, फिर जाइगोट बनेगा, उसमें मियोसिस होगा, उसके जो स्पोर बनेंगे उससे फिर नया फंगस बनेगा। इस तरीके से होता है इनके अंदर रिप्रोडक्शन। तो ध्यान रखिएगा, गैमेटेंजियल कांटेक्ट में ये क्या बना है, जो व्हाइट से मैंने बनाया है ये क्या है, ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब है। और ये क्या है, तो ये एंथरीडिया है, और ये क्या है, ये ऊगोनिया है, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे आप। वैसे ही दूसरा है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए मैंने कहा ये एक थैलस है, इसका ये एंथरीडिया है, और दूसरा ये एक और थैलस है जिसका ये उगोनिया है। तो इस बार ध्यान देने वाली बात यह है कि अनलाइक गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, यहां कोई फर्टिलाइजेशन ट्यूब नहीं है, यहां देयर इज डिसोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है, देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन वॉल। इन दोनों के बीच का जो कॉमन वॉल है वो रप्चर कर जाता है और यहां से यहां ट्रांसफर होता है ये मेल न्यूक्लियाई। तो जहां वहां ट्यूब बना था, यहां डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन वॉल होता है। इसी को आप कंजुगेशन भी कहते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कंजुगेशन। बैक्टीरिया वाला अलग था, है ना, उसको मिक्सअप मत करना आप। ये फंगस का कंजुगेशन है। कहां देखने को मिलता है, ये म्यूकर में मिलता है या फिर राइजोपस में देखने को मिलता है। वहीं आप जब बात करते हैं सोमैटोगेमी के बारे में, तो ये अपने आप में एक प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और नाम में ही आंसर छुपा है, लिखा है सोमैटोगेमी। गेमी मतलब क्या होता है, फ्यूजन। तो फ्यूजन किसका हो रहा है, तो जो वेजिटेटिव हाइफी होता है इन्हीं का आपस में फ्यूजन होता है। यानी कहने का मतलब ये कि यहां पे जो सेक्स ऑर्गन हैं वो नहीं मिलते हैं अलग से, यानी यहां पे अलग से एंथरीडिया और उगोनिया नहीं मिलेगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। तो कैसे होता है, तो यहां जो वेजिटेटिव हाइफी है वही आपस में फ्यूज कर जाते हैं विदाउट फॉर्मिंग एंथरीडिया एंड उगोनिया। तो ये सोमैटोगेमी है, जहां सोमैटिक पार्ट यानी वेजिटेटिव पार्ट का ही आपस में फ्यूजन हो जाता है। कहां देखने को मिलता है, तो जैसे अगेरिकस में देखने को मिलता है। और ये अपने आप में खास क्यों हो जाता है, तो अगेरिकस बिलोंग्स टू ग्रुप बेसिडियोमाइसिटिस, और जो बेसिडियोमाइसिटिस है ये मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप है, ठीक है ना। आगे देखेंगे आप, ये फंगस का सबसे एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप है। लेकिन जरा देखिए उसमें ये मिलने वाला जो तरीका रिप्रोडक्शन का है ये प्रिमिटिव टाइप का है, तो इसलिए अपने आप में हो जाता है ये इंपॉर्टेंट सोमैटोगेमी। ठीक बात है। ये था अलग अलग तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि फंगस में देखने को मिलता है। अगली बार हम लोग बात करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन। अगले एक लेक्चर में फंगस का जो क्लासिफिकेशन है वो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू वाइंड दैट, खत्म करना चाहूंगा मैं। और अगले 2 से 3 लेक्चर में
ये चैप्टर को खत्म करेंगे, देखते हैं कितना जल्दी हो पाता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लेकिन रिस्पॉन्स आपका एज अ होल, मैं अगर बैच की बात करूं तो रिस्पॉन्स बहुत ही डल है। आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे मुझे नहीं पता है, लेकिन रिस्पॉन्स में बहुत ही डल हैं आप। जब आप पहले पढ़ते थे टारगेट 1 2 3 वाले, तो उसमें आप इन्वॉल्व दिखते थे जो भी बच्चे थे। अभी आप इन्वॉल्व नहीं, पता नहीं आपको लेकर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। जो भी कारण हो आपको पता होगा, जो भी कारण है आप उससे एड्रेस कीजिए, है ना। पहले आप रिस्पॉन्ड करते थे, इंटरेस्ट दिखाते थे, लेकिन इस बार जब आप मिले हैं तो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, आप बहुत ही डल लग रहे हैं, क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं आप, मैं पूछता हूं तो आप आंसर नहीं करते हैं। दिस इज वेरी बैड, है ना। ऐसे क्लासेस नहीं चलती हैं। और ये मुझे एज टीचर मैं बिल्कुल एहसास कर पाता हूं कि जो मेरा यहाँ पढ़ाना है वो वर्दी नहीं है, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हैं या फिर इंटरेस्ट नहीं ले रहे। कुछ लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ एज अ होल मैं अगर बैच की बात करूं तो बहुत रिस्पॉन्स डल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू ऑल शुड बी वेरी एक्टिव, है ना। एक्टिव रहिए, प्रॉम्प्ट रहिए। इतना बड़ा उद्देश्य लेके चल रहे हो तो थोड़ा एक्टिव रहोगे तब ना। सिर्फ चाहने से थोड़ी ना डॉक्टर बन जाएंगे। हम भी चाहते हैं कि हम मानी जैसे बन जाएं, मिलेनियर बिलेनियर बन जाएं, तो सोचने से बन जाएंगे क्या हम? नहीं, मुझे कुछ इनैक्ट करना होगा, कुछ काम करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा मेरे प्लान को। वैसे ही आप सिर्फ सोच के बैठे हैं डॉक्टर बनना है तो 15 लाख 16 लाख बच्चे सोच के बैठे हैं। तो आपको अगर बनना है सही में तो आपको कुछ काम भी करना पड़ेगा ना, अलग हट करके। ऐसे मरील टाइप से रहोगे तो कैसे डॉक्टर बनोगे, है ना। आप तो ऊर्जावान रहिए, उम्र है आपको ऊर्जावान रहने का। जिस प्रोफेशन में जा रहे हो आप उसमें ऊर्जावान रहेंगे आप, डॉक्टर। तो ऐसे इतना डल कैसे रहते हो मुझे पता नहीं चलता है। तो थोड़ा आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा ताकि क्लास में पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगे। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तब तक पढ़ाने वाले को भी मजा नहीं आएगा। मैं अपना बेस्ट नहीं दूंगा मतलब नहीं दे पाऊंगा अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो, है ना। अगर मुझे कथा थोड़ी सुनाना है कि बस गए कथा सुना दिए। आप जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तब तक इधर से भी वो एनर्जी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगली बार से ध्यान रखिए, थोड़ा इन्वॉल्व रहिए सब लोग। थैंक यू वेरी मच।